Am I audible, everyone? यस सर। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यस सर, योर ऑडिबल। यस। सो आई होप पीडीएफ इज़ विजिबल। सो लास्ट टाइम हम लोग क्रिटिकल पाथ जो है ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडेज सेशन, लास्ट टाइम जो भी कुछ डिस्कस किया था, किसी को भी कोई डाउट्स है वो टॉपिक रिलेटेड? नहीं है तो एटलीस्ट पढ़ना चालू कर दो तो आएंगे डाउट्स। अदरवाइज है ना, जब एग्ज़ाम टाइम पे एक साथ सब पढ़ोगे ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर दिस सेम एंड आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, दे आर गोइंग टू बी अ रिटर्न एग्ज़ाम। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेम। ओके, सो एज यू कैन सी वी हैव क्रिटिकल पाथ। जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर में क्रिटिकल पाथ की बात करते हैं, दैट मीन्स द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शंस और मोस्ट क्रिटिकल मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाट वी मीन बाय क्रिटिकल पाथ. So when we talk about developing a software in module or unit pattern, तो वो टाइम पे जब हम लोग एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स में एक प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं, देन at very first instance what we talk about is the which are the most critical sections or which are the most critical part of your software. If those part are not properly developed, that can hamper the overall performance of your software. और अगर ये इसमें अगर फेलियर्स आते हैं तो आपका पूरा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो डाउन हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय क्रिटिकल पाथ. So delay in development of this critical path or the most critical sections or units of your software will delay the whole project or a complete project. So better one should first mainly one should focus on this critical path. तो आपका अगर TY का project है, as an external if I ask you what is the critical path of your software, you should be able to answer. अगर आपको नहीं पता है तो बेटर गो एंड फाइंड. एटलीस्ट अगर आपका प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ है तो आप जब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट वाइवा होगा, सो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि आपके प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ कौन सा है और वो विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन और यूनिट ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो इट डिफर्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. It's not going to be same for all the projects. So if we talk about mobile app, website, in website as well we have different types of websites. So रिमेंबर, क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल पाथ, ह्यूमन डिपेंडेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना क्रिटिकल पाथ पे फोकस ज़्यादा रहेगा, एंड ह्यूमन डिपेंडेंस जितना कम रहेगा उतना क्रिटिकल पाथ के ऊपर आपका जो फोकस है वो लिमिटेड रहेगा. सो द प्रोजेक्ट विच वी बेसिकली डेवलप ड्यूरिंग आर टी वाई एज आर टी वाई प्रोजेक्ट, उसमें ह्यूमन डिपेंडेंस लिमिटेड रहता है. सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग साइट or if we talk about college website or any such xyz type of a website, human dependence is limited, very much limited. But if I talk about MS Team या Google Meet, such software human dependence is extremely high in today's scenarios. So as you can see कि अगर ये softwares अगर properly function नहीं करते हैं, it will hamper the overall performance of not just the software but as well as the users performance, and users work also get delayed because of the फेलियर इन दैट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे अगर मुझे क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, देन वन शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट कि यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा रहेगा. तो ये पूरा जो हम लोगों का गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, इसमें सबसे क्रिटिकल पाथ जो होगा वो कौन सा रहेगा. एट अ टाइम ये जो इंटरनेट कॉलिंग हो रहा है, बाय द वे ये जो हम लोग लेक्चर कर रहे हैं ये इंटरनेट कॉलिंग है. सो नॉर्मली जैसे हम लोग व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, वीडियो कॉल एंड वॉइस कॉल, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल, नथिंग डिफर. तो यहाँ पे हम लोग भी इंटरनेट से ही कॉल लगा रहे हैं. आप सब मेरे साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्टेड हो फिलहाल. तो अब अगर बाकी के जो इसके फंक्शंस या फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट टीम के, अगर वो काम नहीं कर रहे, आई कैन हैंडल दैट. it's fine for a while. I can we can just ignore it. But the most critical section of MS Team या most critical function of MS Team is the video calling.
or voice calling facility. So that is the most critical part. If that thing is not working properly, then it will drag down the whole scenario, whole system. और आज के टाइम पे तो हम लोग का पूरा कॉलेज डाउन हो जाएगा अगर MS टीम काम नहीं करेगा या गूगल मीट काम नहीं करेगा तो यहाँ पे ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट डेवलपिंग सच सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले आपका जो फोकस रहेगा ना, वो फोकस शुड बी मेनली ऑन प्रॉपर. और अगर मेरा बैंडविड्थ या मेरा इंटरनेट अगर स्लो भी है तो भी मेरा कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए. यू विल रेयरली फाइंड कि मैं इतने टाइम से ऑनलाइन लेक्चर कर रहा हूँ तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फ्लक्चुएट होता है, बैंडविड्थ गेट्स फ्लक्चुएटेड, बट कॉल नेवर गेट्स डिसकनेक्टेड. जब तक मेरा अगर स्लोली थोड़ा भी अगर नेट चल रहा है ना तो मेरा कॉल डिसकनेक्ट नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोग यहाँ पे ये स्पेसिफिक क्रिटिकल पाथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर प्रोफेसर जो अगर लेक्चर में है, जिसने पूरा क्लास या पूरा लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है और उसके परमिशन के बाद ही आप लेक्चर में ज्वाइन हो रहे हो, और सडनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम अगर मैं 2-3 बार अगर लॉग आउट हो जाता हूँ, सो पूरा क्लास जो है वो लॉग आउट हो जाएगा, फिर वापस सबको रिज्वाइन करना पड़ेगा. सो वो पूरा एक सिस्टम, पूरा एक आर्किटेक्चर डिस्टर्ब कर देगा. सो हम लोग यहाँ पे यही सेम सिनारियो पे बात कर रहे हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट यूट्यूब, तो उस पर सबसे क्रिटिकल पाथ या सबसे क्रिटिकल सेक्शन ऑफ यूट्यूब क्या है कि अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो भी है, स्टिल वी कैन वॉच और वी कैन लिसन दोज वीडियोज़ या म्यूज़िक, वॉट एवर यू से. तो वहाँ पे देखो कि आपको अलग अलग रेजोल्यूशंस पे वो वीडियोज़ आपको दिखता है. तो अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन एकदम अगर गंदा भी है ना, स्टिल आई कैन वॉच सम वीडियोज़. क्लैरिटी भले वो HD क्वालिटी नहीं होगा, बट स्टिल वो वीडियोज़ चल रहे हैं. 144p. Yes? Anyone saying something? So that is what we mean by critical. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास ये critical path है या certain units है जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है या एक दूसरे से लिंक्ड है, और वही हम लोग फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं. सो एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ भी हो सकता है या एक, या कभी कभी इट माइट पॉसिबल कि हम लोगों का प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा स्टैटिक पेजेस है या बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट है. सो उसमें कोई क्रिटिकल पाथ नहीं भी होंगे कभी कभी अगर प्रोजेक्ट आपका छोटा सा है तो. हाँ, बट मोस्ट ऑफ जो आपके प्रोजेक्ट्स है अगर वो डायनेमिक प्रोजेक्ट्स है एंड ह्यूमन डिपेंडेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतने क्रिटिकल पाथ पे वर्किंग आपका बढ़ जाता है. ह्यूमन डिपेंडेंस हम लोगों को एग्जाम्पल आई होप समझ में आ गया. विदाउट दो सॉफ्टवेयर्स we cannot operate. So like without MS Team or Google Meet, we cannot operate online lectures for now because we don't have alternate. अगर एक हफ्ता 10 दिन अगर वो बंद रहते हैं, then we it is an compulsion on us to find an alternative. बट जब तक ये चल रहे तब तक हम लोग alternative find नहीं कर रहे, हम लोग इसी के ऊपर काम चला रहे हैं. सो एज यू कैन सी कि ह्यूमन डिपेंडेंस जितना बढ़ेगा उतना आपका क्रिटिकल पाथ जो है वो एक्सटेंड होते जाता है, बिकॉज बहुत सारे नए फीचर्स जो है वो वहाँ पे ऐड होते जाते हैं. सो अभी MS टीम में स्टार्टिंग में जब ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे तो क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल यूनिट क्या था MS टीम का, मैं एक वॉइस कॉल कर सकता हूँ, मतलब मैं आप सबके साथ अभी वॉइस कॉल पे हूँ, मेरा वीडियो आपको विजिबल नहीं है, इट्स ओनली माई वॉइस विच इज़ ऑडिबल, बराबर है, जो आपको सुनाई दे रहा है. सो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा वॉइस है सिर्फ. अगर मैं वीडियो भी ऑन करता हूँ तो साइमल्टेनियसली दो चीज़ें ट्रैवल कर रहे हैं, एंड अगर मेरा बैंडविड्थ अगर कम होता है ना तो वो वीडियो को भले डिस्टर्ब करे लेकिन मेरा वॉइस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट. देन नेक्स्ट पार्ट, अगर एक साथ अगर 50, 100, 200 स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू ज्वाइन वन लेक्चर, तो वो टाइम पे बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन और बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न दैट शुड नॉट हैपन कि 150 के आगे वो दूसरे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने नहीं दे रहा है. दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज इन टूडेज सिनारियो जो हम लोग के TY स्टूडेंट्स हैं उनका भी हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यूनिवर्सिटी एग्जाम हैपनिंग ऑन सच सॉफ्टवेयर. सो क्रिटिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अब यहाँ पे अगर ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम लोग बात करें MS टीम पे, तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा हो गया, जहाँ पे वो आपको क्वेश्चंस विजिबल रहेंगे विच टाइम टू विच टाइम, और उसमें भी अगर बाई चांस अगर मेरा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के वो जो ड्यूरेशन है वो टाइम पे अगर मेरा नेट अगर नहीं वर्क कर रहा है या मेरा नेट कनेक्शन बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है,
तो मेरा जो टाइम है वो तो वहाँ पे वो मेरा टाइम उतना वहाँ पे कम होगा या रहेगा, ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वन वन प्रॉब्लम एज वी कैन से. तो यहाँ पे ये आपके क्रिटिकल पाथ रहेंगे. और इसमें अब एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गया. MS टीम, गूगल फॉर्म्स, जहाँ पे भी हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं. या फिर आप अगर अपने TY से पूछोगे तो TYs जो है उनके लिए भी कॉलेज ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रखा हुआ है. सो वहाँ पे भी ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. सो बिकॉज वो अगर सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तो एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं होगा, वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं होगा. सो यू कैन सी कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं उस पर. सो यहाँ पे आपके पास ये है. अब एक मेन पाथ या एक मेन चेन या सेट ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं या सब यूनिट्स भी हो सकते हैं. सो एज यू कैन सी एक मेन क्रिटिकल पाथ होगा या सब क्रिटिकल पाथ होगा. सब क्रिटिकल पाथ मतलब मेन फंक्शंस के अंदर दूसरे सब फंक्शंस हो सकते हैं. तो दूसरे सब फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? तो एग्जाम के अंदर हम लोग के कोई सब फंक्शंस आ सकते हैं, वो पार्ट भी हो सकता है यहाँ पे. ओके, सो एज यू कैन सी. सर यस. हेलो सर, किसी प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा भी तो क्रिटिकल पाथ हो सकता है. यस यस, ऑफ कोर्स हो सकता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकता है. देयर इज़ नो इशू एट ऑल. हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या क्रिटिकल पाथ ज़्यादा होंगे या बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कि ह्यूमन डिपेंडेंस उस पर कितना है. सो इफ़ यू आर डेवलपिंग एनी XYZ सॉफ्टवेयर, सो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉफ्टवेयर की जो भी यूज़ करेगा वो उसके ऊपर कितना डिपेंडेंट रहेगा. अगर ह्यूमन डिपेंडेंस कम है, अगर वो सॉफ्टवेयर आपका चले नहीं चले उससे जो यूजर्स है उसको अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स ह्यूमन डिपेंडेंस इज़ लिमिटेड. तो वो टाइम पे आपका क्रिटिकल पाथ जो है वो भी लिमिटेड रहेगा. लेकिन अगर ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है तो वो टाइम पे क्रिटिकल पाथ भी आपका वहाँ पे उतना बड़ा होते जाएगा, उतना उसके ऊपर आपका वर्किंग भी उतना बढ़ेगा. और उसको कंटिन्यूअस वर्किंग मोड में रखना ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. तो थोड़ा उसके ऊपर एफर्ट्स हम लोगों के बढ़ जाते हैं. वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल. एनीवन, आपके पास कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दैट. संजू. फ्रीलांसिंग वेबसाइट. हाँ, यस सर. सर फ्रीलांसिंग वेबसाइट. थोड़ा जोर. सर फ्रीलांसिंग आवाज़ आपका वेबसाइट. बहुत स्लो आ रहा है. फ्रीलांसिंग वेबसाइट. फ्रीलांसिंग वेबसाइट. तो अब उस पे क्या होगा? फ्रीलांसिंग मतलब क्लाइंट प्रोजेक्ट असाइन करेगा जो फ्रीलांसर्स रहेंगे उनको. ओके, फ्रीलांसर्स को क्लाइंट प्रोजेक्ट असाइन करेगा. सो व्हाट डू यू थिंक, ह्यूमन डिपेंडेंस क्या कितना होना चाहिए उस पर? उस पे क्लाइंट्स आएंगे, फ्रीलांसर्स आएंगे, बहुत सारे फ्रीलांसर्स रहेंगे. तो हाँ. बहुत तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ह्यूमन डिपेंडेंस है वो लिमिटेड रहेगा. बराबर है. ह्यूमन डिपेंडेंस कैसे लिमिटेड रहेगा कि जब तक हम लोग प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए जो फ्रीलांसर्स है वो आपके साइट पे आ रहे हैं. वंस दे असाइंड ऑन एनी XYZ प्रोजेक्ट, उसके बाद वो आपका साइट यूज़ नहीं कर रहे. तो ह्यूमन डिपेंडेंस जो है वो लिमिटेड है यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट पे. तो क्रिटिकल पाथ जो होगा वो कौन सा होगा कि विच फ्रीलांसर कैन बी अपॉइंटेड ऑन विच प्रोजेक्ट. वंस दे आर अपॉइंटेड उसके बाद तो नॉर्मल फंक्शनिंग चलेगा, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन नहीं होगा. गेटिंग? यस. हाँ. अगर आप फ्री प्रोजेक्ट अलॉट होने के बाद में भी अगर वो प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साइट के थ्रू अगर काम चल रहा है तो फिर क्रिटिकल पाथ आपका एक्सटेंड हो जाएगा. ऐसा हो रहा है प्रतीक? हाँ सर, मतलब वो एट अ टाइम कितने भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं. हाँ, लेकिन उसके बाद ये. हाँ, कैसा है उसकी प्रोडक्टिविटी जैसी रहेगी उसके ऊपर है, वो कितना प्रोजेक्ट लेगा और वो कितने टाइम में करेगा. हाँ, बट उस पर एक लिमिट भी होगा ना. अगर कितना भी प्रोडक्टिव, कितना भी एक्सपर्ट अगर डेवलपर है, एक लिमिट से ज़्यादा वो एक दिन में वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता. तो वो लिमिट तो हम लोग को सेट करना पड़ेगा, राइट? सो वो लिमिट हम लोगों का कितना हो सकता है? वी कैन से कि वो लिमिट जो है वो 3 प्रोजेक्ट का हो सकता है. मोर देन 3 प्रोजेक्ट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एनी टाइप ऑफ डेवलपर. तो वो आपको लिमिट रखना. यस.
हाँ, तो आप अनलिमिटेड नहीं दे सकते ना। बाई चांस अगर मुझे पता नहीं है और या फिर आपके नोटिस में नहीं है, और अगर मैं एक साथ अगर 10 प्रोजेक्ट्स अगर ले लेता हूँ, तो क्या हो गया, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ना। तो आपका सिस्टम में ही लूप होल आ गया। तो जो क्रिटिकल पाथ है वो आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से क्रिटिकल पाथ क्या होगा, फर्स्ट कि एक जो प्रोजेक्ट सप्लायर है, जिसके पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ओनर है, वो कोई तो एक फ्रीलांसर को सिलेक्ट कर सकता है। देन सेकेंड, उसका सब क्रिटिकल पाथ क्या होगा, इफ एनी एक्स वाई जी फ्रीलांसर इज ऑलरेडी अपॉइंटेड ऑन 1 or 2 प्रोजेक्ट्स, सो वो सेम जो है वो सप्लायर को वहाँ पे नोटिफाई होना चाहिए कि दिस एक्स वाई जी फ्रीलांसर इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स, भले आप प्रोजेक्ट नहीं बता रहे हो उसको। सो उसके बेस के ऊपर वो फ्रीलांसर को सिलेक्ट करेगा ना। यस सर। हाँ, अदरवाइज सर इसमें मेंटेनेंस को भी तो क्रिटिकल पाथ दे सकते हैं। विच में नहीं मेंटेन, मतलब बहुत नहीं वो मेंटेन। बहुत सारे हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर बहुत सारे यूजर्स रहेंगे, एक प्रॉपर गाइडलाइंस होगा कि इसको वॉयलेट नहीं करना, अगर कोई वॉयलेट करता है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे हम लोग को सर्वेलेंस रखना पड़ेगा, तो फिर मैं उसको भी तो क्रिटिकल पाथ में ले सकते हैं। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ ना। सो एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं या सब क्रिटिकल पाथ भी हो सकते हैं। मतलब एक पूरा मॉड्यूल आपका क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उसके कोई कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है वो क्रिटिकल हो सकता है। सो आपने जो मेंटेनेंस बोला, तो पूरा मेंटेनेंस उसका क्रिटिकल पाथ में नहीं जाएगा। हाँ, बट सिलेक्टेड जो पार्ट है वो क्रिटिकल में जाएंगे, मेंटेनेंस वाले पार्ट में भी। और बाकी चीज़ें तो सिर्फ हम लोग बग फिक्सिंग में जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हम लोगों ने वही बताया यहाँ पे कि कोई स्पेसिफिक टास्क है आपका ABC है, देन उसमें से सर्टन चीज़ें हम लोग कितने टाइम में डेवलप कर रहे हैं, सर्टन चीज़ें हम लोगों का डिले हो रहा है, डिले कितना डिले हो रहा है, और उसकी वजह से बाकी आपके जो प्रोजेक्ट है वो कितना डिले हो सकता है। सो वो एक सिंपल सा एग्जाम्पल से बताया। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सिमिलर एग्जाम्पल देखा था। तो अब ये डायग्राम आप सिंपली याद रख सकते हो, इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और हाँ, ये जो इक्वेशन है ये याद रहता है तो ठीक है, बहुत सिंपल है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें कितना मिनिमम जल्दी कितना हो सकता है, और डिले अगर होगा तो कितना डिले होगा। सो अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है, तो एज वी ऑलरेडी नो कि हम लोग बफर टाइम रखते हैं वहाँ पे, और वो बफर टाइम का भी एक लिमिट रहता है कि ओके, अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर 3 मंथ्स का है, सो आई कैन कीप 15 days एज अ बफर टाइम। सो बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जी रीज़न, अगर मेरा ऑन टाइम प्रोजेक्ट अगर 3 months में नहीं होता है, तो आई कैन यूटिलाइज सम पार्ट ऑफ दैट बफर। और एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस यूनिट, हम लोग के पास 3 नोटिफिकेशंस रहते हैं। कौन से 3 रहेंगे, ग्रीन, एम्बर एंड, 3 नोटिफिकेशंस कौन से रहते हैं प्रोजेक्ट ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं वो बताने के लिए, ग्रीन, एम्बर एंड रेड। गाइस याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया। यस सर। हाँ, सो अगर ग्रीन पार्ट अगर है, अगर मैंने कोई एक प्रोजेक्ट पे अगर ग्रीन साइन अगर लगा के रखा है, इट मीन्स कि मेरा अगर 3 months का टाइम है, तो उसमें वो 3 months और 1/3 ऑफ बफर टाइम पकड़ो। 1/3 ऑफ बफर टाइम, जैसे 10 दिन का मेरा बफर टाइम है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा यूज़ करके मैं ऑन टाइम प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकता हूँ। सो इट मीन्स कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन जोन में है, या उसके ऊपर ग्रीन मार्किंग है। एम्बर का मतलब क्या हो गया कि जो मैं ग्रीन जोन में 33% में बफर टाइम यूज़ कर रहा था, उसमें और एक्स्ट्रा 33% यूज़ करके मैं अपना काम ऑन टाइम कर सकता हूँ। मतलब 10 days में से ऑलरेडी 3 days मैंने ग्रीन जोन के लिए निकाला था, बराबर है। अब उसमें और 3 दिन मैं ऐड करूँगा, तो मतलब बफर टाइम का मैं 60 to 65% ऑफ टाइम यूज़ करके मैं प्रोजेक्ट को ऑन टाइम ख़त्म कर सकता हूँ। वो एम्बर वाला आ रहेगा। एंड रेड का मतलब क्या हो गया कि आप 99% बफर टाइम यूज़ करके भी प्रोजेक्ट को ऑन टाइम ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, वो आपका रेड साइन रहेगा। तो ये 3 इंडिकेशंस रहते हैं हम लोग के, और वो 3 इंडिकेशंस के बेस के ऊपर वी कैन डिसाइड कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मुझे लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, या बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जी रीज़न वो नहीं हो रहा है,
देन वी कैन टेक सम प्रिकॉशनरी स्टेप्स, और वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या हो सकता है? वी कैन अपॉइंट एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स। एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि मैं इंडस्ट्री से कोई एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकता हूँ जो फास्ट ट्रैक बेसिस पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने में हेल्प करेंगे। वी कैन फॉलो द सिनारियो ऑफ स्क्रम। स्क्रम में हम लोगों ने स्प्रिंट मीटिंग देखा था। स्प्रिंट मीटिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग विच वी ट्राई टू कंप्लीट एट द फास्टर पेस, दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्प्रिंट। तो सिमिलर स्प्रिंट वी कैन फॉलो, और मल्टीपल स्प्रिंट्स वी कैन फॉलो फॉर ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्रिटिकल पाथ जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं इतना बड़बड़ क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर मेरा कोई एक हम लोग स्मार्टफोन का बात करते हैं। लेट्स सपोज कि सैमसंग कंपनी है जिसको एक स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करना है। अब उनका जो लॉन्चिंग डेट जो है वो सपोज अक्टूबर मंथ का। नाउ वो अक्टूबर मंथ का उनका जो मॉडल लॉन्च होने वाला था उसके कंपैरिजन में ओप्पो एंड लेनोवो एंड बाकी के जो स्मार्टफोन कंपनीज है उन्होंने भी अपने सिमिलर टाइप के मॉडल्स एट अप्रॉक्स सिमिलर प्राइसेस मार्केट में लॉन्च करने वाले थे। अब बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम या क्रिटिकल पाथ जो है वो आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, बिकॉज ऑफ विच आपका जो अक्टूबर का लॉन्चिंग था प्रोडक्ट का, इट गेट्स डिलेड बाय 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स का मतलब है कि अभी वो डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होगा? मैं 20,000 का एक मॉडल मार्केट में लॉन्च करने वाला था। अब वो ही सेम सिनारियो पे हम लोग के जो कॉम्पिटिटर्स है, वीवो है, लेनोवो है, या फिर एमआई है, या और जो बाकी कंपनीज है, उन्होंने भी वही सेम प्राइस रेंज में वो सिमिलर फंक्शंस या उससे एक दो बेटर फंक्शन के साथ में मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए। अब जब मेरा 3 मंथ्स का प्रोडक्ट डिलीवरी लेट हो गया, तो जब मैं 2021 जैन 2021 में अगर मैं वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की ट्राई करूँगा, तब तक मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स उससे बेटर फ़ोन मार्केट में लॉन्च करने वाले रहेंगे। तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसका सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो गया। अभी उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा लिमिट हो गए गेटिंग। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को सक्सेस के चांसेस कम हो गए। तो बहुत बार जब आपका प्रोजेक्ट डिले होता है ना, बिकॉज ऑफ लेट डेवलपमेंट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल पाथ, तो वो टाइम पे फिर हम लोग प्रोजेक्ट डिलीवरी डिले करते हैं, एक्स्ट्रा डिले करके उसी में एग्जिस्टिंग जो हम सर आपका साउंड ग्लिच हो रहा है। ओके आई डोंट सर ऑडियो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। सही। ओके am I clear now? अब क्लियर है मेरा वॉइस? Yes, sir. यस सर। हाँ ओके। सो मैं क्या बोल रहा था कि कभी कभी जब हम लोगों का क्रिटिकल पाथ जो है जब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है ना, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि कोई एक प्रोडक्ट डिलीवरी आपको कंप्लीट डिले करना पड़ेगा, और वो डिले फिर इतना डिले हो जाएगा कि हम लोग उसको 3 मंथ्स नहीं 6 मंथ्स डिले करके उसमें सर्टन एडवांस फंक्शंस ऐड करके बेटर मॉडल के साथ में, बेटर फीचर्स के साथ में, वो टाइम पे जो फ़ोन्स मार्केट में दूसरे हम लोग के कॉम्पिटिटर्स लॉन्च करने वाले रहेंगे वो लेवल का करके हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे। सो मतलब एक हम लोग का जो मार्केट में एक हम लोगों का मार्केट में जो डिलीवरी था वो ही डिले हो गया कंप्लीट। सो ये ड्रॉबैक हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। गाइस क्लियर है? डाउट है किसी को? जो भी मैंने एक्सप्लेन किया क्लियर है सबको? यस नो, इज इट क्लियर? Yes. ओके सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। okay, just give me 2 minutes. So with the help of this we are done with our chapter 6. Now we will be starting with chapter 7, that is risk management. बहुत सिंपल है रिस्क मैनेजमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या होगा वो समझता है। और रिस्क मैनेजमेंट के 4 फेजेस रहेंगे। रिस्क मतलब फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, इट माइट हैपन इट माइट नॉट।
उसको रिस्क बोलते हैं। एंड उसको आप कितने लेवल तक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे वो डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फोर व्हीलर अगर चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जो एयरबैग है उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो उसको हम लोग रिस्क से कंपेयर करेंगे। सो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी कि अगर हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या कार ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो देयर माइट बी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट हो सकता है। होगा नहीं होगा वी डोंट नो, कभी होगा वो भी हम लोग को नहीं पता है, बट देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अगर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक रूट बार बार यूज़ कर रहे हैं, बारिश का टाइम है तो वहाँ पे या कोई भी नॉर्मल सिनारियो में भी कभी भी एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है। सो इसके लिए हम लोगों ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एक एयरबैग रखा हुआ है सो दैट अगर एक्सीडेंट होता भी है तो सर्टन जो आपका कार है वो तो डैमेज होगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कोई एक स्पेसिफिक जो पर्सन उसमें है उसको तो हम लोग बचा सकते हैं। सो दैट इज़ द मेन पर्पस कि आप जब सॉफ्टवेयर्स में भी रिस्क टैकल करने का या रिस्क हैंडल करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि सबसे क्रिटिकल पार्ट कौन सा है आपका प्रोजेक्ट का, और वो क्रिटिकल पार्ट पे कौन से रिस्क हो सकते हैं और वो रिस्क को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो 4 फेजेस रहेंगे रिस्क के या 4 कैटेगरीज है रिस्क के। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द रिस्क। जब तक आपको पता ही नहीं है कि रिस्क क्या हो सकता है तब तक हम लोग उसको उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या फॉलो करेंगे हम लोग को पता ही नहीं है, राइट। जो है रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद में वी हैव रिस्क एनालिसिस। सो रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या है, वंस वी आइडेंटिफाई द रिस्क देन वी कैन एनालाइज इट। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके ये रिस्क है तो अब आप उसका डैमेज जो है या अगर ये रिस्क अगर हम लोग के सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है तो वो हम लोगों को कितना डैमेज कर सकता है, हम लोग के सिस्टम को कितना डैमेज कर सकता है। एनालाइज द सीरियसनेस कि बहुत ज़्यादा सीरियस रिस्क है या थोड़ा कुछ है जिसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं या बाईपास भी कर सकते हैं, ये देखेंगे। देन थर्ड जो होगा वो होगा रिस्क प्लानिंग। मतलब इफ़ सपोज फ्यूचर में अगर ये सिमिलर टाइप का अगर रिस्क आता है देन हम लोग क्या प्रिकॉशनरी क्या स्टेप्स लेंगे अगर ऐसा सिमिलर टाइप का सिचुएशन अगर रियल में जनरेट होता है तो। सो वो आएगा। एंड वंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट कि ओके कोई एक सिस्टम में हम लोग को प्रॉब्लम हो गया तो उसके बाद में वो जो भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे कि जो प्रॉब्लम हम लोग के सिस्टम में जनरेट हुआ है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है या सॉल्व कर रहे हैं तो वो जो हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वो एरर या बग्स को रिजॉल्व करने के लिए वो कितने इफ़ेक्टिव है या आफ्टर सम टाइम वापस वो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम सिस्टम में जनरेट हो रहा है क्या, इसको भी हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय मॉनिटरिंग। सो देयर आर मेनली 4 कैटेगरीज। आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज इट कितना सीरियस हो सकता है, प्लान करो कि अगर ऐसा सीरियस टाइप का अगर रिस्क आया तो व्हाट आर द स्टेप्स वन शुड फॉलो, एंड उसके बाद में जब आप ये स्टेप्स फॉलो करते रहोगे तो जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव है, वो सेम जो प्रॉब्लम है वो वापस सिस्टम में कहीं पे तो नहीं आ रहा है ना, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, वो होगा। एंड कहाँ पे रिस्क आ सकता है इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पर्ट चार्ट से चालू करेंगे। पर्ट चार्ट हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ओके सबसे पहला वाला जो मॉड्यूल है वो कौन सा है, देन उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट मॉड्यूल कौन सा है। सपोज जब तक हम लोग मॉड्यूल ए डेवलप नहीं करते टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट स्टार्ट विद मॉड्यूल बी और सी, एंड जब तक बी और सी नहीं बनाएंगे वी कैन नॉट स्टार्ट विद मॉड्यूल डी। सो दिस इज द डिपेंडेंसी साइकिल। सम मॉड्यूल आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन, सम मॉड्यूल्स आर पार्शियली डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन। सो आपको डिपेंडेंसी फाइंड करना रहता है। सो सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल ए जो है सॉरी मॉड्यूल बी और सी जो है दिस 2 मॉड्यूल्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन module A, that means the module A is the most critical part of your project, because if module A starts behavior if module A behaves in a weird way
और इफ that module starts behaving in negative or opposite way, then that will hamper the complete performance. आपका मॉड्यूल बी और सी जो है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उसका फंक्शनिंग भी अटक जाएगा, राइट। सो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कौन सा क्रिटिकल मॉड्यूल है और कौन से दूसरे सब मॉड्यूल्स कोई एक मॉड्यूल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो अगर डिपेंडेंस कोई एक मॉड्यूल पे बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑटोमेटिकली वो आपका क्रिटिकल पार्ट हो गया और उस पर रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज हो गया। तो अगर डिपेंडेंस अगर दूसरे मॉड्यूल्स का वो मॉड्यूल पे डिपेंडेंस अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको अभी वहाँ पे उसके ऊपर एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बराबर है। तो उस पर रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे। सो ये वे में हम लोग पर्ट चार्ट से स्टडी कर सकते हैं कि विच आर द मेन मॉड्यूल्स जिसके ऊपर बाकी मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वो मॉड्यूल अगर काम करना बंद हुआ तो दूसरे मॉड्यूल्स भी अटक जाएंगे, ये देखेंगे। देन क्रिटिकल चेन आएगा। तो क्रिटिकल चेन में ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया, डिपेंडेंस जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल फैक्टर उतना इम्प्रूव होगा, बराबर है। अब बहुत सारे आपको पॉसिबल डेफिनेशन मिलेंगे रिस्क के। चांस ऑफ एक्सपोजर ऑफ एन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, फ्यूचर इवेंट है। रिमेंबर रिस्क मीन्स risk doesn't considered as a failure. Risk means some future problems or consequences which might occur, which might not. So precautionary measure आपको लेना है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि कार में अगर हम लोग एयरबैग लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफर्म गारंटी हम लोग यूज़ करना ही करना पड़ेगा। इट माइट पॉसिबल कि वो कभी यूज़ हो ही ना, और इट माइट पॉसिबल कि कार खरीदने के 1-2 महीने 1 साल में ही आपका वो एयरबैग यूज़ हो जाए। सो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। तो रिस्क का मतलब हो गया फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट्स। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मल्टीपल सच डेफिनेशंस अवेलेबल। आप एग्ज़ाम के लिए इसमें से कोई एक स्पेसिफिक वाले जो पॉइंट्स है वो याद रख सकते हैं। रिस्क रिलेटेड टू पॉसिबल फ्यूचर प्रॉब्लम्स, नॉट अ करंट वन, बराबर है। हम लोग फ्यूचर सिचुएशंस या फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं, वो रिस्क हो गया। करंटली अगर कुछ प्रॉब्लम है वो फेलियर्स होंगे, डिफेक्ट्स होंगे, एरर होंगे, जिसको हम लोग अभी के अभी सॉल्व करेंगे। उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर लेना ही नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी सिस्टम में आपके आ गए, वो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसको होगा उतना जल्दी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, बराबर है ना। दैट इज़ वॉट वी मीन बाई दिस। सो दे इन्वॉल्व पॉसिबल कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट। सो वो डेवलपर टीम जो है वो अपने साइड से ट्राई करेंगे। दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम लोगों को एक्सपीरियंस डेवलपर टीम रिक्वायर्ड रहता है, बिकॉज जितने एक्सपीरियंस रहेंगे उन्होंने ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो अपने सिस्टम में फेस किए रहेंगे, और उनको एक्सपीरियंस भी रहेगा सिमिलर रिस्क सॉल्व करने का। सो कैटेगरी ऑफ रिस्क क्या हो सकता है? एक्टर का मतलब कौन होंगे? जो यूजर्स है, या फिर डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, जो भी आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड में काम कर रहे हैं, या जो आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं, दे ऑल कंसिडर्ड एज एक्टर्स। तो ये जो एक्टर्स है, सपोज जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट या सिस्टम बनाने के लिए, तो अगर यूज़र है तो लेट्स सपोज कि जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, users or the clients or customers, they are not enough comfortable with the technology which we are using to develop our system or a software. तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर क्लाइंट या कस्टमर्स जो है वो यंग जनरेशन अगर उनके पास ज़्यादा है तो दे कैन ईजीली अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर सीनियर सिटीज़न टाइप अगर उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो अगर ज़्यादा है, या कस्टमर्स उनके वो लेवल के ज़्यादा है, बड़े एज वाले, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी से वो रेजिस्ट करते हैं खुद को। आप देख लो कि अगर हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हैं, अगर मैं सडनली उनको अगर कोई एक छोटा सा न्यू टेक्नोलॉजी, कोई एक नया डिवाइस भी ला के देता हूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, बराबर है, सीखने के लिए। बट उसी के सामने अगर मैं स्कूल स्टूडेंट या छोटे बच्चे को भी अगर एक न्यू डिवाइस देता हूँ, दे आर वेरी वेल अडॉप्टेबल टू दैट न्यू टेक्नोलॉजी। वो बहुत इजीली सीख लेते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है। सो जो एक्टर्स है ना, एक्टर्स आपके क्लाइंट या कस्टमर्स हैं। तो जब अगर मैं एक कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की बात करता हूँ एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको देखना है
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स जो आपका वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है वो कौन से एज ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग वो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। और अगर वो टेक्नोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी या थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और आपके जो क्लाइंट या कस्टमर्स है वो अगर एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम लोग फिर उसको अवॉइड करेंगे और उसका ऑल्टरनेटिव फाइंड करने की ट्राई करेंगे। अगर आपके क्लाइंट या कस्टमर्स बहुत यंग जनरेशन से है, तो फिर हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे स्विच कर सकते हैं, और उससे आपका पॉपुलैरिटी या आपका डिमांड जो मार्केट में है वो और बढ़ जाएगा, बिकॉज यंग पॉपुलेशन आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, अगर उनको अपना सेम काम अगर और बेटर वे में और सिंपल वे में करने मिल रहा है। सो वही हम लोग बता रहे हैं, एक्टर्स जो है वो कौन से टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उससे कंफर्टेबल है तो उनके जो टास्क है ये और सिंपल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं है, तो स्टार्टिंग में जो उनके टास्क सपोज हाफ एन आवर या 1 आवर में हो रहे थे, अब वो सेम टास्क विल टेक लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप बहुत सारे लोग अगर या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मुश्किल से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखे, मैं सडनली अगर उनको मैक ओएस दे दूंगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, उनको बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा, और कभी कभी दे विल फील कि मेरा जो पहले का जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा था वही बेटर था, आई डोंट लाइक दिस वन बिकॉज इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज़्यादा सीखना पड़ रहा है। नाउ इट डजेंट मैटर कि वो बेटर है, अच्छा है, बुरा है, ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू विंडोज़, दे डोंट केयर। व्हाट दे केयर कि मैं बहुत टाइम से जो एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल था, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, जिससे मेरा काम सिंपल हो रहा है। अभी का नया सॉफ्टवेयर सीखने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, जिससे मेरे बहुत ज़्यादा टास्क डिले हो रहा है। गेटिंग सो ये यहाँ पे होगा। सो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को सिस्टम में लेगेसी फॉलो करने की ज़रूरत रहती है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस सॉफ्टवेयर टर्म में लेगेसी का मतलब क्या होता है। अगर विंडोज़ एक्सपी का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, सो विंडोज़ एक्सपी का लेगेसी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने वो सेम विंडोज़ 7, 8 और 10 में फॉलो किया है। सो इफ़ आई एम ओनली यूजिंग विंडोज़ एक्सपी फॉर years and years, and suddenly if someone put me on Windows 10, I can easily work on it, बराबर है, बिकॉज वो सेम लेगेसी फॉलो हुआ है, वो सेम शॉर्टकट्स फॉलो हुए, जो चीज़ मैं विंडोज़ एक्सपी में कर रहा था वो सेम यहाँ पे होंगे, बट विद सम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पे ऐड हुए जो विंडोज़ एक्सपी में कभी नहीं थे। तो आई कैन ईजिली लर्न विंडोज़ 10 एज वेल। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है, और एग्जिस्टिंग जो शॉर्टकट्स थे वो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। गेटिंग सो इसके लिए हम लोग ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बात करते हैं। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद व्हाट वी मीन बाय रिस्क, क्या हो सकता है, कौन से रिस्क हो सकता है। सो रिस्क एक ये मेन ये रिस्क भी हो सकता है कि एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो आपका फेल हो गया। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ा था, जिसमें से अगर आपको याद रहेगा वी हैव हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हाँ, सो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ा था। सो मेनली वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेस्टिंग। वन इज इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द मेन बेसिक टेस्टिंग से, तो वन इज़ यूनिट टेस्ट। सो आपके सॉफ्टवेयर के जो मल्टीपल यूनिट्स है उसको इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग टेस्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय यूनिट टेस्ट। सो मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल लेवल पे टेस्टिंग होगा, इंडिविजुअल मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल्स का। Then next we have is integration test, where we integrate or where we connect one module or one unit with another unit, and we try to check whether they are comfortable enough for exchanging information or communicating. They can easily communicate with each other or not. That's what we check. So that's what we mean by integration testing. Then अगर आपका एक सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर में सपोज वी हैव हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स या 10 यूनिट्स है, तो वो सारे यूनिट्स या वो सारे मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स को हम लोग कंबाइन करके हम लोग एक सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एंड वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर या सिस्टम कैसे बिहेव करेगा उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सिस्टम टेस्ट। एंड आफ्टर दिस फाइनल सिस्टम टेस्ट वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्ट। In acceptance test again subdivided in two parts, one is alpha and one is beta। हम लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा कि एंड्रॉयड का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है। तो एंड्रॉयड का बीटा वर्जन लॉन्च होने का मतलब क्या है कि जो भी डेवलपर्स या यूजर्स है, दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड और दोज हु आर एंड्रॉयड डेवलपर, तो दे माइट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ द प्रीवियस एंड्रॉयड वर्जन।
तो अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन, बीटा वर्जन जो मार्केट में लॉन्च हुआ है, वो बेसिकली उसको यूज़ करेंगे, देखेंगे, एंड दे विल फाइंड कि जो प्रीवियसली मुझे एंड्रॉयड का जो प्रीवियस वर्जन में मुझे जो एरर या फेलियर्स या बग्स आ रहे थे, वो सिमिलर बग्स या प्रॉब्लम्स अपडेटेड जो एंड्रॉयड आया है बीटा वर्जन उसमें सॉल्व हुए या नहीं है। अगर उसमें सॉल्व हुआ है तो हम लोग बेसिकली उसके रिव्यूज़ देंगे। सो अल्फा टेस्ट में जो टेस्टिंग होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो वो डेवलपर एंड पे होता है। अल्फा टेस्ट डेवलपर एंड पे होगा, जिसको हम लोग वाइट बॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब द इंटरनल आर्किटेक्चर इज वेल नोन टू द पर्सन हु आर एक्चुअली टेस्टिंग दैट सिस्टम। सो डेवलपर्स जो है दे आर वेल अवेयर अबाउट द एल्गोरिदम, द स्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट विच दे हैव अप्लाइड फॉर वाइल डेवलपिंग दैट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट बीटा टेस्ट का मतलब क्या होगा, सेकेंड पार्ट जहाँ पे, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब द इंटरनल आर्किटेक्चर इज नॉट, द यूजर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनल आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, ट्विटर, वॉट एवर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वी यूज इन टूडेज टाइम, we are not enough aware about the internal architecture or the algorithm which is developed in backend by the Facebook developer team. So what we are concerned with, अगर मैं कुछ input देता हूँ तो in how much time Facebook processes that input and generates a output for me. So अगर मैं WhatsApp की बात करता हूँ तो उसके जो कॉम्पिटिटर दूसरे जो चैटिंग एप्स मार्केट में अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में WhatsApp कितना फास्ट वर्क करता है, और जो फंक्शंस या फीचर्स बाकी चैटिंग ऐप्स पे अवेलेबल है वो सिमिलर टाइप के या उससे बेटर फंक्शंस व्हाट्सएप पे अवेलेबल है कि नहीं। दिस इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू चेक। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। तो आपका रिस्क जो सबसे ज़्यादा होता है ना, स्टार्ट होता है सिस्टम में, वो रिस्क आपके एक्सेप्टेंस टेस्ट से होता है। तो अगर यूज़र्स अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट जो बीटा वर्जन जो है वो अगर फेल हो गया तो आपको वापस वो सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। बीटा वर्जन फेल होने के मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आप वो सेम सिस्टम अगर मार्केट में लॉन्च करते हो तो उसके फेल होने के या उस पर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर्स कौन से हो गए, सपोज आपका सिस्टम ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो अगर यूज़र फ्रेंडली नहीं है मतलब यूज़र्स को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कोई एक टास्क उस पर एग्जीक्यूट करना है। तो अगर उसको प्रॉपर टास्क एग्जीक्यूट करने नहीं आ रहा है मतलब वहाँ पे वो रॉन्ग इनपुट देगा या प्रॉपरली वो डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बग्स या एरर्स जनरेट हो सकता है ना, और आपके जो यूज़र्स हैं उनका काम भी अटक सकता है। सो ये हम लोग का बेसिक पैटर्न है और वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो कैटेगरी ऑफ रिस्क जो स्ट्रक्चर है उससे एक्टर्स या डेवलपर्स या क्लाइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या ये स्ट्रक्चर फॉलो करके वो एक्टर्स या यूज़र्स को जो टास्क फॉलो करना है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये उसका सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, वापस हो रहा है क्या? बिकॉज मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आई थिंक नहीं सर, सही से आ रहा है वॉइस। हाँ, क्योंकि अगर वॉइस ब्रेक अगर होता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है मुझे, मेरा नेट स्लो हो रहा है वैसा करके। नो प्रॉब्लम, मैंने ये सेम लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट नो इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बट स्टिल आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर वापस एक बार जाके देख लेना। जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस मेरा क्लियर नहीं आ रहा है, तो आपको एक कंटिन्यूस लेक्चर मिल जाएगा। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा? सबसे पहला अगर आप देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, एक होगा प्रोएक्टिव। ओके, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होगा? ट्राई टू एंटिसिपेट कि ऐसा कोई पॉसिबल रिस्क हो सकता है। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग पॉसिबल रिस्क कौन से हो सकते हैं, बराबर है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कोई ना कोई एक्शन लेंगे। लाइक सपोज एक्सीडेंट हो सकता है कार चलाने के टाइम पे, तो हम लोगों ने सीट बेल्ट लगा लिया। सो दैट इज़ अ पॉसिबल रिस्क जो हो सकता है, होगा ये कंफर्म नहीं है, नहीं भी होगा, लेकिन हम लोगों ने एक वो रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने एक एक्शन लिया, और वो एक्शन क्या है? सीट बेल्ट। अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो देर आर पॉसिबल रिस्क कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो टाइम पे हम लोगों ने पॉसिबल एक्शन क्या लिया वहाँ पे? हेलमेट पहन लिया। सो दैट इज़ अ पॉसिबल एक्शन जो हम लोगों ने लिया है टू सॉल्व दोज रिस्क विच माइट occur in our system or which might not. Then reactive. Remember proactive मतलब प्रॉब्लम होने के पहले हम लोग कोई ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे ऐसा प्रॉब्लम ना हो। रिएक्टिव का मतलब क्या रहेगा कि अभी वो प्रॉब्लम आ गया, देखो क्या बोला है, अप्रोच दैट
नो एक्शन अंटिल एन अनफेवरेबल इवेंट अकर्स। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, किसी को पता नहीं था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे जब अगर हम लोग सिस्टम की भी बात करते हैं, आपको याद रहेगा कि एक स्पाईवेयर जो है, सॉरी स्पाईवेयर नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में सबके ओएस लॉक हो गए थे ना, एक बग के वजह से। कौन सा था वो? याद है? न्यूज़ में आया था बहुत ज़्यादा, किसी को पता नहीं है? रैंसमवेयर था वो। ओके, तो रैंसमवेयर था। उसने क्या किया बेसिकली, बहुत सारे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले जो यूज़र्स थे, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉक हो गए थे। और उसका मेन रीज़न ये था कि माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोगों का 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम, MS और माइक्रोसॉफ्ट का 10th वाला जो वर्जन है OS का, वो छोड़ के बाकी के सारे जो ओल्डर वर्जन्स थे, उसके अंदर एक बैकएंड में एक पोर्ट जो था वो ओपन था। ठीक है, वो पोर्ट जो था बेसिकली वो हम लोगों का ओपन था, जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 10 में उन्होंने पैच किया था, बाकी सब में वो बैकडोर रखा था। और ये बैकडोर वो जिसने भी वो रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर बनाया था उसको पता था। तो उन्होंने वो पोर्ट यूज़ करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंट्री लिया और आपके सारे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, और उसका डिक्रिप्शन की जो था वो उनके पास था। एंड वो आपको वो डिक्रिप्शन की तभी देंगे व्हेन यू पे सम रैंसम अमाउंट टू देम। दैट वाज द कंप्लीट सिनारियो। सो यहाँ पे क्या हो गया, जब रिएक्टिव अप्रोच की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे पता नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो वही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिएक्टिव मतलब सम सिचुएशन, सम प्रॉब्लम अकर्ड इन योर सिस्टम, और अब उसको हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। एंड उसके साथ में प्रिकॉशंस भी लेंगे कि फ्यूचर में ऐसे वापस प्रॉब्लम ना हो। नाउ फ्रेमवर्क क्या फॉलो होगा रिस्क के लिए? आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज करो, प्रायोरिटी लिस्ट में डालो कि कौन से मोस्ट सीरियस रिस्क है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए या आपके सिस्टम के लिए। उसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी पे डालेंगे, उसके लिए उसके ऊपर सबसे पहले काम करेंगे हम लोग। जो लेस सीरियस रिस्क है उसके ऊपर बाद में काम करेंगे हम लोग। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में डालने के बाद में हम लोग उसको प्लान करेंगे कौन सा पहले काम करना है, कौन सा दूसरा, एंड देन उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेंगे। बस वही है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में देखो यहाँ पे चेकलिस्ट बनाएंगे कि ओके हम लोग के पास इतने मॉड्यूल्स है, इतने सब मॉड्यूल्स है, ये सब मॉड्यूल्स में दिस आर द पॉसिबल रिस्क जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए बेस्ड ऑन दी पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट पे फर्स्ट टाइम ही काम कर रहे हो, लाइक GST सॉफ्टवेयर, तो जब गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम GST सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, तो दे आर नॉट एट ऑल अवेयर कि पॉसिबल कौन से रिस्क वो सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं। एंड स्टार्टिंग में जो रिस्क आया वो क्या हो गया कि एक साथ व्हेन मल्टीपल पीपल और थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू अप्रोच द सेम सिस्टम और सेम सर्वर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो जो कॉन्करेंट एक्सेस की वजह से आपका सिस्टम कभी डाउन हो सकता है। और इट माइट पॉसिबल कि मैंने GST फाइल कर दिया लेकिन मेरे अकाउंट में वो विजिबल ही नहीं हो रहा है। दिस आर द पॉसिबल रिस्क। अब यहाँ पे आपके पास पास्ट प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो वो टाइम पे हम लोग कोई दूसरे कंट्री के जो सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे और उनके एक्सपीरियंस को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वर्किंग ऑन GST सिस्टम। सो हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने GST सिस्टम अप्लाई किया तो उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे और उन्होंने वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया था। तो सेम एक्सपीरियंस हम लोग वो एक्सपीरियंस को एज अ रिस्क हम लोग लेंगे, और उसको अगर ऐसा कोई सिचुएशन अगर इंडिया में GST सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के टाइम पे आएगा तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे उसका प्लानिंग होगा यहाँ पे। तो ये इसको हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलेंगे। अगर पास्ट प्रोजेक्ट का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग अलग अलग कंट्री में जहाँ पे सिमिलर सिस्टम वर्क हो रहा है उनका एक्सपीरियंस लेंगे, उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है वो देखेंगे,
और खुद से भी ट्राई करेंगे कि अगर इंडिया में अगर हम लोग अप्लाई करते तो इंडिया का करंट सिचुएशन क्या है, यहाँ के करंट बिजनेसेस क्या है, और यहाँ के लोग कैसे वर्क करेंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग इंडिया को कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजिकली ऑस्ट्रेलिया इज़ वे अहेड कंपेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हम लोग की जीएसटी फाइलिंग यूजर्स जो है दे बिलोंग्स टू रूरल एरिया, एंड रूरल एज वी नो इन मोस्ट ऑफ रूरल एरिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। तो इफ़ आई से कि वहाँ पे 3G सपोर्टेबल ही है, 4G भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो योर सिस्टम शुड बी इनफ कैपेबल कि इट कैन वर्क ऑन 3G नेटवर्क ऑल्सो, बिकॉज अगर वो सिर्फ 4G सपोर्टेबल है तो वो टाइम पे जो एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे 4G कनेक्शन ही अवेलेबल नहीं है मुझे, तो वो टाइम पे मेरा सिस्टम जो है वो 3G पे प्रॉपर वर्क करना चाहिए। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट साइट्स जो है वो हम लोगों का विंडोज़ XP के टाइम पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा था, बहुत पुराना वर्जन IE7 से सपोर्ट चालू करते हैं, मतलब IE7 पे भी वो वर्क कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आज भी पुराने कंप्यूटर्स वर्क करते हैं, विंडोज़ XP वो यूज़ करते हैं, और उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आई मीन जो ब्राउज़र होता है वो भी अपडेटेड नहीं रहता। तो हम लोग मेनली यहाँ पे जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट या आपका अगर वेबसाइट है इट शुड वर्क ऑन विथ मिनिमम जो ब्राउज़र के वर्जन पे वर्क करेगा, इट शुड बी IE इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7, और एडवांस पे तो चलेगा ही। अगर पुराने ब्राउज़र पे अगर चलता है तो एडवांस पे तो बहुत स्मूथली वर्क करेगा वो। सो ये हम लोग का वे होगा। और कैजुअल मैपिंग, आइडेंटिफाई द पॉसिबल चेन कि कॉज इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो आगे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो ये मॉड्यूल से लिंक्ड है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली मॉड्यूल एंड मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स एंड जो मेन मॉड्यूल्स है उसमें डिपेंडेंसी कितना हाई है, तो डिपेंडेंसी जितना हाई रहेगा तो एक मॉड्यूल में अगर पेरेंट मॉड्यूल में अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसका सेम रिपरकर्शन जो है वो आपको चाइल्ड मॉड्यूल पे भी पता मिलेगा, है ना। तो वो चेन इफेक्ट कहाँ तक जा सकता है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये एक बंदा है भाई बेंस नाम का, इसने अभी 10 डेवलपमेंट बताया, टॉप 10 डेवलपमेंट रिस्क कौन सा है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कभी कभी रिस्क आ सकता है, तो उसने क्या बोला है, पर्सनल शॉर्टफॉल, मतलब आपके पास जो बंदे हैं जो आप डेवलपमेंट पे ला रहे हो वो सपोज मेरे पास जो भी डेवलपर्स है वो वेब डेवलपर्स है, मोबाइल ऐप डेवलपर्स नहीं है। सडनली अगर मैं उनको बोलता हूँ कि इस बार वेब डेवलप मतलब वेबसाइट डेवलप नहीं करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप, सो वहाँ से ही आपके मेन रिस्क तो वहीं से चालू होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप जो लोगों को अपॉइंट करेंगे वो आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उससे मैचिंग स्किल्स उनके पास है या नहीं है। अब आप वेब डेवलपर को अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे डालोगे तो कंफर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने ही वाले, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन सच टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले तो ये हो गया। अनरियलिस्टिक टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट, अब कोई 6 मंथ्स का काम है, अब आप अगर वो 6 मंथ्स के प्रोजेक्ट को अगर 4 मंथ्स में कंप्लीट करने की ट्राई करोगे, सो दैट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, बिकॉज कोई एक पर्सन एक दिन में 10 to 12 आवर्स वर्क करेगा, और वो भी जब अगर वो 6 डेज कंटिन्यूस वर्क करेगा तो संडे कंफर्म ऑफ उसको रिक्वायर्ड है। अगर आप एक संडे नहीं देते हो तो दूसरे तीसरे संडे वो बीमार पड़ जाएगा, 2-3 दिन आपके वहाँ पे चले गए। सो इट मीन्स कि आप एक लिमिट से ज़्यादा आपके जो टीम मेंबर्स है, डिज़ाइनर, डेवलपर, टेस्टर्स जो भी है, वो सबको प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो एक रियलिस्टिक टाइम लिमिट आपको रिक्वायर्ड होगा। आप उनके पास ज़बरदस्ती आप ओवर टाइम 10-15 डेज, 1 महीना करा सकते हो एक लिमिट के बाद में, देन दे ऑल्सो स्टार्ट रेजिस्टिंग टूवर्ड्स सच अनरियलिस्टिक टाइम लिमिट्स जो आप उनको प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हो। एंड अगर वो करके भी देंगे तो फिर वो उतने एफिशिएंट नहीं होंगे, बिकॉज वो बनाने के लिए आपको बना के दे देंगे सो दैट ऑन टाइम उनका काम ख़त्म हो जाए, ओवर टाइम ना करना पड़े। एंड फाइनली जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट साइड पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ से आएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों ने कोई एक प्रोजेक्ट मार्केट में कंपटीशन में रहने के लिए हम लोगों ने कोई एक प्रोजेक्ट कम लिमिट में अलाउ कर दिया, बोल दिया कि हाँ ठीक है हम लोग इतने में ये प्रोजेक्ट बना देंगे, जब लेकिन एक्चुअल जब हम लोगों ने कॉस्टिंग निकाला तो वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इसका भी ड्रॉबैक क्या होगा कि आपको थोड़ा कुछ लॉस में या कम प्रॉफिट में या नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ अ सिचुएशन में आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा।
अब वो टाइम लिमिट जो है वो अगर 15 डेज से अगर एक्सटेंड हो जाता है तो आपका जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो आ रहा था प्रोजेक्ट में वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट मीन्स कि आपका कॉस्ट एस्टिमेट्स भी प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचाने के लिए आप कोई प्रोजेक्ट को ऑन टाइम या टाइम के पहले कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे एंड उसके बाद प्रॉब्लम ये होगा कि अगेन उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट क्वालिटी डेवलपमेंट्स नहीं होंगे। देन अननेसेसरीली जो काम के नहीं है ऐसे कोई फंक्शंस आप ऐड करते हो सॉफ्टवेयर में जो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है, या फिर जो क्लाइंट या यूज़र है उसने अपने जो राइवल्स है या अब सिमिलर बिजनेस चलाने वाले जो है उनके पास वो सिमिलर फंक्शन देखा था एंड ही इज़ जस्ट इंसिस्टिंग ऑन दोज फंक्शंस, भले उसको काम का है या नहीं है। तो एज वी से वन स्टेटमेंट कि $1 इन्वेस्टेड ऑन डेवलपमेंट इक्वल टू $2 वी सपोज टू इन्वेस्ट ऑन मेंटेनेंस। तो आप जितने अननेसेसरीली या रॉन्ग फंक्शन या काम के नहीं ऐसे कुछ फंक्शन ऐड करेंगे तो फ्यूचर में मेंटेनेंस में आपको ही उतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा एंड जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएंगे। और ऐसे जो अनवांटेड फंक्शंस जो हम लोग डेवलप करते हैं ना उससे आपका सिस्टम में अनरीचेबल कोडिंग्स बढ़ जाते हैं। अनरीचेबल कोडिंग्स मतलब कुछ ऐसे कोडिंग जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे, यूज़र कभी वो कोड एग्जीक्यूट हो सके ऐसे कोई फंक्शंस यूज़ ही नहीं कर रहा है, सो वो अनरीचेबल कोड हो गया। तो ऐसे डेड कोड या अनरीचेबल कोड जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिस्क जनरेट करते हैं हम लोग के सिस्टम में, बिकॉज वो बहुत टाइम तक अनचेंज्ड वहाँ पे ऐसे ही आपके सिस्टम में पड़े हुए, वो जब सडनली कभी फेल होंगे या बग जनरेट करेंगे ना तब जाके फिर हम लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, तब फिर उस पर काम करना पड़ेगा। सो हम लोग मेनली इस पे भी काम करते हैं कि जो अनरीचेबल कोड है जो कभी यूज़ नहीं होने वाला है या ऐसे फंक्शंस जो यूज़र को बिल्कुल काम के नहीं है या उसके सॉफ्टवेयर से वो कहीं पे भी लिंक नहीं कर रहे, ऐसे फंक्शंस को ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग जो होगा आपका यूज़र इंटरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है या वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, देन टू इट्स क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज यूज़र इंटरफेस जितना सिंपल रहेगा उतना यूज़र्स इजीली इंटरैक्ट कर पाएंगे। गोल्ड प्लेटिंग बहुत सिंपल है। गोल्ड प्लेटिंग का मतलब क्या है, बोलने के लिए बहुत बड़े बात कर रहा है और जब रियल सॉफ्टवेयर जो है आपका वो उतना एफिशिएंट नहीं है। लेट चेंजेस टू रिक्वायरमेंट, समझ लो कि क्लाइंट ने आपको स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट दिया था, उसके बेस के ऊपर आपने एनालाइज किया, देन 3 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने कर दी है। आई होप वी ऑल रिमेंबर 3 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। ये 3 मेहनत करने के बाद में फिर हम लोगों ने उस पर डिज़ाइंस पे काम कर दिया, बराबर है। वी हैव इन सिस्टम डिज़ाइन वी अगेन हैव 3 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम डिज़ाइंस, यस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन। अब इतना मेहनत करने के बाद में व्हेन वी स्टार्ट डेवलपिंग ऑन दोज डिज़ाइंस, वो टाइम पे क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं अभी मेरे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको वापस बेस्ड ऑन न्यू रिक्वायरमेंट्स आपको वापस एनालाइज करना पड़ेगा, वापस 3 फिजिबिलिटी स्टडी क्लियर करने पड़ेंगे, वापस 3 डिज़ाइनिंग पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो ये भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिस्क जनरेट करता है सिस्टम में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए तो वापस आपको स्टार्ट से कहीं कहीं पे काम करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो डेवलपमेंट है वहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। देन नेक्स्ट जो पार्ट है शॉर्टफॉल इन एक्सटर्नली सप्लाइड कंपोनेंट्स। एक्सटर्नली सप्लाइड कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, बहुत बार जो चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते वो हम लोग आउटसोर्स करते हैं। बेस्ट एग्जांपल देख लो, इंडिया में हम लोग आईटी इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग आईटी इंडस्ट्री में बनाते हैं वो सारे इंडिया को बिलोंग नहीं करते। मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है दूसरे, वहाँ से प्रोजेक्ट्स आते हैं। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। आप अगर देखोगे कि जब जब डॉलर का प्राइस रुपीज़ के कंपैरिजन में बढ़ता है तो आईटी इंडस्ट्री आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज फॉर द सेम। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग के पास जो सप्लायर कंपोनेंट्स है वो जो आउटसोर्स, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं ना वहाँ पे हम लोग के पास एक क्वालिटी सप्लायर्स नहीं है जो आपको एक क्वालिटी अश्योरेंस के साथ में वो प्रोजेक्ट्स दे पाए। तो यूएस में उनके पास जो डेवलपर्स है वो उनके इतने इनफ क्वालिटी सप्लायर्स नहीं है, क्वालिटी अश्योरेंस उनको वहाँ पे नहीं मिलता है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं वो प्रोजेक्ट्स को, राइट। अब क्वालिटी अश्योरेंस प्रॉपर है या नहीं है, मतलब आपके प्रोजेक्ट में क्वालिटी कितने लिमिट तक है या क्या लेवल का है,
ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ISO सर्टिफिकेशन 12207। आई होप वी ऑल रिमेंबर, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड देर आर मल्टीपल ISO सर्टिफिकेशन अवेलेबल। ये सेम में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट सेम में भी है SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिसिस, उसमें आपको बाकी के ISO स्टैंडर्ड्स जो है वो आएंगे। सो फॉर नाउ, फॉर दिस सेम वी ओनली सपोज टू रिमेंबर ISO 12207, दैट्स अ स्टैंडर्ड, जहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनाने के जो भी प्रोसीजर्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, और डिज़ाइनिंग प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, डेवलपमेंट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, वो सारे वहाँ पे एक स्टैंडर्ड, एक टेम्पलेट दिया हुआ है आपको, विच वी शुड फॉलो दैट टेम्पलेट। और आप वो अगर टेम्पलेट फॉलो करते हो तो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर वो सर्टिफिकेशन अप्लाई होता है। एंड ऑफ कोर्स दैट सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम वन ऑफिशियल अथॉरिटी। तो अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर के साथ सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। देन सेम वे नेक्स्ट है शॉर्टफॉल इन एक्सटर्नली परफॉर्म टास्क, है ना, जो आपके सप्लायर्स या बाहर से कोई जो कर रहे थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। रियल टाइम परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। रियल टाइम परफॉर्मेंस बेस्ट एग्जांपल आप देख लो, अगर मैं गूगल पे, व्हाट्सएप या कोई भी हम लोग आज के टाइम पे जो ऐप यूज़ करते हैं, एवरीथिंग वर्क्स इन अ रियल टाइम। सो बहुत बार अगर वो टाइम लैगिंग अगर होता है देन आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। स्पेशली इन बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट काइंड ऑफ अ सिस्टम्स जो बहुत प्रॉपरली रियल टाइम में वर्क होना चाहिए। यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर मैं गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे अकाउंट में 10,000 ही है, बट मैंने एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम 10,000 जो है वो दो अलग डिवाइस से मेरा सेम एक ही गूगल पे अकाउंट यूज़ करके मैंने 2 बार 10,000 दो अलग अलग अकाउंट्स में पे किए। दिस इज़ माइट पॉसिबल। मेरा बैंकिंग एप्लीकेशन हो सकता है, उसमें भी ये पॉसिबल हो सकता है। सो मैंने एक ट्रांजेक्शन मैंने अपने मोबाइल से किया, एक ट्रांजेक्शन मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो अगर रियल टाइम परफॉर्मेंस आपके अगर प्रॉपर नहीं जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट को लॉस भी हो सकता है, और उसमें फ्रॉड्स भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये होगा। और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसकी वजह से भी रिस्क आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो दिस आर द पॉसिबल पॉइंट्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सबको सॉल्व करने के लिए वी हैव वन फ्रेमवर्क। नाउ एज यू कैन सी, इंडिया में हम लोग ये फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करते हैं। ये जो बुक है ये यूके पब्लिशर का है, तो यूके में दे आर यूजिंग Prince2 वाला जो फ्रेमवर्क है वो। इंडिया में यहाँ पे हम लोग के पास जो अपने अलग IT इंडस्ट्रीज़ है उनके अपने खुद के कस्टमाइज फ्रेमवर्क्स है, लाइक इन्फोसिस, विप्रो या फिर कैपजेमिनी, दे ऑल यूज़ देयर ओन फ्रेमवर्क्स जो उन्होंने बहुत सालों तक अपने सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे ट्रायल एंड टेस्ट किया हुआ है। सो प्रिंस, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसे फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। ओके, सो आई होप अब तक मैं जो भी कुछ बोला हूँ क्लियर है सबको? जाग रहे हैं ना लोग? हेलो? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, रिस्क प्रायोरिटाइजिंग, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल डैमेज कितना हो सकता है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ में, और उसके सामने आपको पता चलेगा कि रिस्क एक्सपोजर कितना है। सो दिस इज़ द इक्वेशन, बहुत सिंपल है, आपको ट्राई करना है। आई मीन एग्ज़ाम में ये लिखना ज़रूरी है, और उसके नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिया है, पोटेंशियल डैमेज कितना हो सकता है। लाइक अगर हम लोग फ्लड्स की बात करते हैं तो कितना डैमेज हो सकता है, अर्थक्वेक आएगा तो कितना डैमेज हो सकता है, और आपको ये भी देखना है कि आप कौन से प्लेस पे हो, और वहाँ का जियोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से फिजिकल रिस्क कौन से हो सकते हैं और वर्चुअल रिस्क कौन से हो सकते हैं। वर्चुअल रिस्क, एज वी ऑल नो, सॉफ्टवेयर में जो रिस्क रहेंगे इनबिल्ट बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स, एंड एज वी ऑलरेडी नो कि वी कैटेगराइज डिफेक्ट्स इन 5 टाइप्स, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड कॉस्मेटिक। तो ये आपके 5 टाइप के डिफेक्ट हो गए, और वो डिफेक्ट को हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट पे डालते हैं कि कौन सा डिफेक्ट को सबसे पहले सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। रिस्क असेसमेंट जो आपको ऊपर बताया शॉर्ट में, उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। देन प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास 4 कैटेगरीज है प्रोबेबिलिटी के। इफ़ प्रोबेबिलिटी इज लो, दैट मीन्स देर आर लेस देन 10% ऑफ चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग। मॉडरेट का मतलब 20 to 29% चांसेस है। सिग्निफिकेंट का मतलब होगा 30 to 50% चांसेस है। एंड हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब है मोर देन 50% चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग इन फ्यूचर।
देन सेम वे अगर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव ऑफ इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट अगर देखेंगे तो उसके भी 4 कैटेगरीज हैं। तो ये आप अभी इजीली याद रख सकते हो, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको परसेंटेज याद रखना है कि 4 कैटेगरीज रहेंगे, लो, मॉडरेट, सिग्निफिकेंट एंड हाई, और उसका जो परसेंटेज रेंज है वो कौन सा है। यहाँ पे देखो परसेंटेज रेंज जो है सिग्निफिकेंस एंड हाई में अलग अलग है। 20 to 29% सिग्निफिकेंस बोलेंगे एंड 30% से ज़्यादा को हम लोग हाई इंपॉर्टेंस देंगे, हाई रेंज में जाएगा वो। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे काम करेगा, ऑन एज यू कैन सी ऑन एक्स एक्सिस वी हैव प्रोबेबिलिटी, बराबर है, जो लो, मॉडरेट, सिग्निफिकेंट एंड हाई है, एंड उसका इम्पैक्ट अगेन ऑन वाई एक्सिस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका टॉलरेंस लाइन है, आपका जो भी रिस्क है वो ये ब्लैक लाइन के नीचे जब तक है तब तक वो टॉलरेंस लाइन है, मतलब उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इफ रिस्क गोज बियॉन्ड दिस ब्लैक लाइन, इसका मतलब है कि उसके बाद वो टॉलरेट नहीं होगा, वो आपका सिस्टम में एक्सट्रीम लेवल पे गया। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इज हाई और उसका इम्पैक्ट जो है वो भी सिग्निफिकेंट है या हाई है, दैट मीन्स अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपका सिस्टम उसको बेयर नहीं कर पाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग इज सिग्निफिकेंट और उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो टाइम पे भी आपका सिस्टम उसको बेयर नहीं कर पाएगा। एंड अगर किसी का प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है और लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर भी बहुत हाई है, तो उसको भी हम लोग का सिस्टम टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स। रिस्क प्लानिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ट्राई टू एक्सेप्ट द रिस्क, बिकॉज जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये रिस्क हो सकता है, तब तक हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे। रिस्क एक्सेप्टेंस, उसके बाद में ट्राई टू अवॉइड सच रिस्क, मतलब ट्राई टू अवॉइड अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट और द वे वी वर्क विद आवर सिस्टम, जिससे ऐसा रिस्क आए नहीं। अगर आता है तो ट्राई टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, रिडक्शन। अगर बहुत बार जब ऐसे रिस्क आता है तो ट्राई टू ट्रांसफर दैट रिस्क टू अ थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग सिस्टम बना रहा हूँ तो उसमें जब ऑनलाइन में मनी ट्रांजेक्शन या कुछ करूँगा तो उसमें मेन रिस्क आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थर्ड पार्टी गेटवे, पेमेंट गेटवे परचेस किया। तो अब जो भी मेरा रिस्क था मेरे पे, अब वो रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, पेमेंट गेटवे जो कंपनी का लिया है मैंने उसके ऊपर। रिस्क मिटिगेशन एंड कंटिजेंसी, मतलब हम लोग ऐसे कोई पॉइंट्स फॉलो करेंगे जहाँ पे वो रिस्क का इम्पैक्ट जो है वो इस रिस्क का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाए। कैसे कम हो जाएगा, जैसे रैपिड रिकवरी ऑफ योर सिस्टम या बैकअप ले लो, जिससे उसका अगर वो ऐसा रिस्क आता भी है तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो जाएगा। ये 5 पॉइंट्स दिए, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है जो आप एग्जाम में लिखेंगे और टेक्स्ट बुक में ये वे में दिया हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ सकते हो, इसके लिए यहाँ पे दिया है। बिकॉज आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे कमर्शियली ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर एक्विजिशन रिस्क कौन से होता है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग वन मॉड्यूल विद अनदर, अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग वन, या फिर सर बस जरा सर एक बार जरा और 5 पॉइंट सर एक्सप्लेन करो ना। ओके, ऊपर वाले जो 5 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने हाँ देखे, हाँ सर। ओके यहाँ से देख लो। देखो रिस्क एक्सेप्टेंस में क्या है, कॉस्ट ऑफ अवॉइडिंग द रिस्क मे बी ग्रेटर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डैमेज दैट माइट इन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा कोई रिस्क सिस्टम में आ सकता है, बिकॉज जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उस पर काम चालू नहीं करेंगे। ऑफिशियली वन शुड एक्सेप्ट कि हाँ ये रिस्क हो सकता है, तो फिर हम लोग उस पर काम चालू करेंगे। तो रिस्क एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम सिस्टम में आ सकता है और वो इतना डैमेज कर सकता है। तो आपने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में आप उस पर काम चालू करेंगे। तो सबसे पहला आएगा रिस्क एक्सेप्टेंस। उसके बाद में रिस्क अवॉइडेंस, अवॉइड द एनवायरनमेंट इन विच रिस्क अकर्स, बराबर है। तो अब हम लोग जो डेवलपमेंट फॉलो करेंगे या उसके लिए जो हम लोग फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे, वो फ्रेमवर्क हम लोग ऐसा डेवलप करेंगे जिससे आपका जो फ्यूचर रिस्क है वो अवॉइड हो जाए या कम हो जाए, बराबर है। सो वो रिस्क अवॉइडेंस मतलब ऐसे कोई स्टेप्स या ऐसे कोई वे में डेवलपमेंट ही मत करो जिससे रिस्क हो सकता है, या ऐसे कोई फंक्शंस हम लोग अवॉइड करेंगे जो आपके सिस्टम में रिस्क जनरेट कर सकते हैं। देन रिस्क रिडक्शन, रिस्क इज एक्सेप्टेड बट द एक्शन आर टेकन टू रिड्यूस इट्स लाइकलीहुड, बराबर है। रिस्क एक्सेप्ट रिडक्शन क्या होगा, आपने रिस्क एक्सेप्ट किया और उसके बाद में आपने उसके अगेंस्ट या उसके लिए कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स अप्लाई किए जिससे वो रिस्क का इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये थर्ड टाइप रहेगा। रिस्क ट्रांसफ़र, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई थर्ड पार्टी को पकड़ो
और उसके साथ वो डेवलपमेंट पार्ट जो है वो उसको दे दो जो उसमें एक्सपर्ट है, सो दैट आपका रिस्क जो है वो अब ट्रांसफ़र हो गया। सो अभी आपको नहीं देखना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेमेंट गेटवे का। सो जब हम लोग बैंकिंग टाइप सिस्टम्स अगर फॉलो करते हैं तो जो मनी ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो हम लोगों को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आर्किटेक्चर के लिए डायरेक्ट हम लोग थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज परचेस कर लेंगे। तो जो भी रिस्क है पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे वो सारा रिस्क जो है वो पेमेंट गेटवे कंपनी पे चलेगा, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी। लेकिन वो उसमें एक्सपर्ट है, सालों से वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं, तो वो उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग के ऊपर रिस्क भी नहीं रहा, रिस्क थर्ड पार्टी पे ट्रांसफ़र भी हो गया, और एक एक्सपर्ट सिस्टम भी आपको मिल गया जिससे फ्यूचर के रिस्क भी आपके मिनिमम हो गए। रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या होगा कि आप जो भी आपके सिस्टम्स है उसका बैकअप लेके रखो, बराबर है। या फिर अगर आपके सिस्टम में फेलियर्स आते हैं तो रिकवरी प्रोसेस कैसे फास्ट हो सकता है, ऐसे कोई स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, तो वो आपका रिस्क मिटिगेशन वाला पार्ट हो गया। सो दिस आर द 5 पॉइंट्स। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये आपका टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो वाला पार्ट है, जो रेफरेंस बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं नोट्स के लिए, यूनिवर्सिटी ने जो दिया है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, आप चाहिए तो देख लेना। उसके बाद में अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर को अक्वायर करते हैं, जब हम लोग सॉफ्टवेयर को बेसिकली यूज़ करना चालू करते हैं, तो वहाँ पे वो टाइम पे क्या रिस्क हो सकता है। सबसे पहले तो आपने क्या किया है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, बराबर है। तो सपोज़ अगर मैं कोई डेटा ला रहा हूँ जो एंड्रॉयड फ़ोन से आ रहा है, तो इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या मेरा आधा डेटाबेस जो है वो ओरेकल में है, आधा डेटाबेस मेरा सपोज़ MS SQL सर्वर में, सो वहाँ पे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर मैं आधा डेटा मेरा इंडिया से आ रहा है जहाँ पे हम लोग .NET टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आधा डेटा सपोज़ हम लोग US से ला रहे हैं जहाँ पे वो पाइथन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन वहाँ पे इंटीग्रेशन में तकलीफ आ रहा है। सो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है अपग्रेडिंग। एग्जिस्टिंग आपका सिस्टम जो है वो बहुत पुराना हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा फ्रॉम एज वी हैव करंट न्यू और अपडेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट, उसके हिसाब से अपग्रेडेशन लगेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नो सोर्स कोड, मतलब आपको एक सिस्टम एनहांस करने की ट्राई कर रहे हैं, उसके जो कोई रिस्क है उसको आप टैकल करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एग्जिस्टिंग कोड है वो आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है जिससे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर चालू होगा, तो आप उसमें कोई मॉडिफिकेशंस एज सच नहीं कर सकते। सप्लायर साइड से जो सिस्टम आ रहे थे तो सप्लायर ने बॉयकॉट कर दिया, या सप्लायर के साइड से ही फेलियर्स इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो सपोज़ अगर मैं विंडोज़ OS यूज़ कर रहा हूँ या माइक्रोसॉफ्ट टीम फ़िलहाल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट के साइड से ही अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास इसका कोडिंग भी नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो अगर ये फेल हो गया तो मेरा काम पूरा बंद ही होना है उतने दिन, कॉलेज में उतना दिन, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स भी हम लोग के वैसे ही बंद ही होने अगर ये सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया तो। सो वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिया है। देन रिस्क मैनेजमेंट, कंटिजेंसी क्या होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, अब देख लेना। रिस्क रिडक्शन, लेवरेज कैसे काम करेगा। रिस्क रिडक्शन बिफोर, मतलब आपने जो कुछ प्लानिंग किया उसके पहले रिस्क कितना था, अब रिस्क कितना है, एंड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ रिस्क रिडक्शन, मतलब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है ये रिस्क को कम करने के लिए, ये रिस्क रिडक्शन लेवरेज होगा। देन बिफोर रिस्क एक्सपोजर कितना था, सपोज 1% चांसेस ऑफ फायर कॉजिंग $2,000 जितना आपका डैमेज हो सकता है, $200 जितना, सॉरी यूरोज जितना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिस्क जो आपका रिस्क रिडक्शन है आफ्टर, अभी हम लोग कितना कर रहे हैं आफ्टर, अभी आप देखेंगे तो फायर अलार्म आपने लगा दिया, लेकिन फायर अलार्म का कॉस्ट आपका कितना हो गया, 500 यूरो जितना हो गया। तो आप देखो कि आपका 2 लाख का नुकसान होने वाला था, लेकिन 500 का आपने फायर अलार्म लगा के वो नुकसान को बचा लिया, तो वो क्या हो गया, रिस्क एक्सपोजर जो था वहाँ पे आपने रिस्क रिड्यूस कर लिया। आग तो लगेगा लेकिन फायर अलार्म रहेगा, तो वो आग जब इनिशियल स्टेज पे रहेगा तभी हम लोग को पता चल जाएगा, तो आग बड़ा होने के पहले ही हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। तो जो बड़ा नुकसान करने वाला था उससे बेटर वो छोटे नुकसान में ही हम लोग का काम हो जाएगा, वो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। प्रोबेबिलिटी चार्ट कैसे काम करेगा,
जैसे हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन सम टास्क एंड कितने दिन आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन हम लोग के पास कितने आपको मिल रहे हैं। तो आप देखो कि स्टार्टिंग में हम लोग का काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में जो प्रोबेबिलिटी आपने बोला था कि ये दिन में इतना काम होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं आपका काम जो आपके पास जितने आवर्स है, जितना टाइम है, उससे आपका काम बहुत ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन जो है वो कभी कभी क्या होता है, कम होता है, बराबर है। लेकिन आप देखो कि लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राई क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन एंड डेज जो है वो भी आपके पास हाईएस्ट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन भी हाईएस्ट है। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा दिन रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग सम टास्क वो भी बढ़ जाएगा और उससे फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट बनने के बाद के जो रिस्क है वो भी कम हो जाएंगे। सो दैट्स वाई वी फॉलोज दिस चार्ट। देन बेम्स टॉप 10 रिस्क एंड काउंटर मेजर्स क्या रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला है, पर्सनल शॉर्टफॉल, याद है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो सेम है, तो ये मैं वापस नहीं बता रहा। पर्सनल शॉर्टफॉल रहेगा, अनरियलिस्टिक शेड्यूल एंड बजट है, डेवलपमेंट द रॉन्ग फंक्शंस है, देन डेवलपिंग द रॉन्ग यूज़र इंटरफेस, गोल्ड प्लेटिंग आएगा, ये सब वो सेम है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यूजिंग पर्ट टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। पर्ट चार्ट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कौन से मॉड्यूल कौन से दूसरे सब मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है, ये बताने के लिए हम लोग पर्ट चार्ट यूज़ करते हैं, बराबर है। तो कौन से मॉड्यूल्स का किस पे फुल्ली और पार्शियली डिपेंडेंस है वो हम लोग बताते हैं यहाँ पे। सो अगर आप देखेंगे 3 एस्टिमेट्स, हर एक एक्टिविटी जो हम लोग प्रोजेक्ट में फॉलो करेंगे या बनाएंगे तो उसके 3 एस्टिमेट्स रहेंगे। मोस्ट लाइकली टाइम, दैट इज़ अ टाइम वी वुड एक्सपेक्ट द टास्क टू टेक, नॉर्मली कितना टाइम लगेगा वो है, एम वाला है। देन ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब रियलिस्टिकली बी एक्सपेक्टेड, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम अगर आप बहुत अगर ईमानदारी से अगर करते हैं तो मिनिमम कितना टाइम में हो सकता है अगर मैं एक्सपर्ट डेवलपर को ऐड करता हूँ तो। पेसिमिस्टिक मतलब वर्स्ट पॉसिबल टाइम कितना रहेगा, बराबर है, 3 है। मोस्ट लाइकली टाइम सपोज 10 दिन का है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं 7 डेज़ में उसको कंप्लीट कर सकता हूँ वो सेम 10 दिन का टास्क। एंड पेसिमिस्टिक मतलब अगर कोई बग या एरर जो हम लोग वो टास्क करने में मोस्ट ऑफ टाइम आता है अगर वो आ गया तो 15 to 16 डेज़ या वर्स्ट कंडीशन 20 डेज़ भी हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट टाइम डबल भी हो सकता है। दैट्स द वर्स्ट केस सिनारियो, वो यहाँ पे दिया और उसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देख लेना आप। चेन ऑफ एक्टिविटी, कौन सा टास्क कितने टाइम में लगेगा, AMB, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था AMB एक्सपेक्टेड टाइम वो आपको यहाँ पे दिया है, T_E वो एक्सपेक्टेड टाइम है, तो यहाँ पे वो आपको इक्वेशन दिया है। ये सेम सिंपल आपको सिर्फ याद रखना है, इसके बेस के ऊपर कोई सम सॉल्व करने नहीं आएंगे। सो आपको ये सिर्फ इक्वेशन याद रखना है और उसको हम लोग यहाँ पे ये टेबल में सेम यूज़ करते हैं। मेरे पास टास्क A है, अगर मैं A का मतलब क्या है ऑप्टिमिस्टिक, B का मतलब होगा पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली आप कितने टाइम में कर सकते हो वो M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो देखो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है एंड मोस्ट लाइकली टाइम आपका कितना है, तो उसके बेस के ऊपर T और S आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल ऊपर का इक्वेशन अप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे दिया हुआ भी है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो लाइकलीहुड ऑफ मीटिंग अ टारगेट कितना हो सकता है, कितना टाइम है आपके पास, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ ऑफ Z वैल्यू, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में अगर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग अ टारगेट डेट, सो आप जब प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं ना वो टाइम पे प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस में, मतलब आपको गारंटी है ही नहीं कि आप कितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट के सर्टेन मॉड्यूल्स कंप्लीट होते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग योर टारगेट ऑन टाइम वो आपका निगेटिव से पॉजिटिव होते जाएगा और धीरे धीरे उसका रेशियो जो है वो इतना पॉजिटिव होगा कि आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि हाँ इतने दिन में मेरा प्रोजेक्ट इतना % प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय दिस Z चार्ट। ओके, मोंटे कार्लो सिमुलेशन है। सिमुलेशन का मतलब है चीज़ों को साथ में काम करना। जैसे मॉड्यूल A है तो वो ख़त्म होने के साथ में उसके बेस के ऊपर मॉड्यूल B चालू करो, बिकॉज वो दोनों साथ में इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है, तो वो सिमुलेशन हो गया। तो यहाँ पे हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन यही आपको बताता है कि कौन सा पहले मॉड्यूल आएगा सिस्टम में, उसके साथ में कौन सा दूसरा चलेगा, ये दोनों बनने के बाद थर्ड मॉड्यूल हम लोग कौन सा कंटिन्यू करेंगे। सो वो आपको दिया है, बहुत सिंपल है। सिमुलेशन का मैंने मतलब आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ से वो थियरी देख लेना। स्टेप्स ऑफ मोंटे कार्लो क्या दिया है, असेस द रेंज ऑफ वेरिएबल्स,
जो आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हाँ ये वाला मॉड्यूल आएगा, ये सब मॉड्यूल इतना डेवलप करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि किसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, जिसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट रहेगा वो स्पेसिफिक वेरिएबल या वो स्पेसिफिक पार्ट को आपको सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस बराबर है, मतलब हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे ये कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल अगर बनाना है तो उसके लिए एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा, कितने डेवलपर्स लगेंगे, और उसके बाद भी हम लोग का कितना पार्ट कंप्लीट हो सकता है, वो यहाँ पे करेंगे। और स्टेप 5 में तो स्टेप 3 एंड 4 जो है वो कंटिन्यूस, जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक स्टेप 3 एंड 4 कंटिन्यूस रिपीट होते रहेंगे। क्रिटिकल चेन कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, आपके पास स्टार्टिंग के 6 वीक्स जो है उसमें प्रॉपर आपका हार्डवेयर सिलेक्शन चलेगा, वही सेम टाइम हार्डवेयर सिलेक्शन के साथ में सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। अब हार्डवेयर सिलेक्शन होने के बाद में ही हम लोग नया हार्डवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे, और ये काम होने के बाद में ही हम लोग अपना जो डेटा है उसको माइग्रेट करके कोई दूसरे लोकेशन से माइग्रेट करके अपने डेटाबेस पे ला सकते हैं। ये माइग्रेशन के साथ में सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ में हम लोग ऑफिस का एक ड्राफ्ट लेआउट बना लेंगे कि कौन से कंप्यूटर्स पे कौन से स्पेसिफिक हम लोग के सॉफ्टवेयर्स चल सकते हैं। ये सब होने के बाद में ही हम लोग अपने सिस्टम को इंस्टॉल एंड टेस्ट कर पाएंगे, और वो अगर सक्सेसफुली हुआ तो ही फिर हम लोग ट्रेनिंग कोर्स चालू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने लेटेस्ट बनाया हुआ सॉफ्टवेयर के ऊपर यूजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर हम लोग के पास इनफ टेक्निकल स्टाफ नहीं है तो स्टार्टिंग से ही हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट नया स्टाफ धीरे धीरे रिक्रूट करते जाएंगे, टेक्निकल स्टाफ आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो वो सेम आपको क्रिटिकल चेन अप्रोच यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। एस्टिमेट ऐड अ सेफ्टी जोन, सेफ्टी जोन का मतलब है बफर टाइम, कि मैंने बोला है कि ओके मुझे 3 महीने का टाइम लगेगा बट एक्स्ट्रा मैं 20 या 30 डेज एक्स्ट्रा रखूँगा, एक्स्ट्रा 1 मंथ, दैट इज़ माई सेफ्टी जोन या बफर टाइम, जिससे पॉसिबल डिफिकल्टीज अगर आते हैं तो ऑन टाइम में चीज़ें कंप्लीट कर सकें। डेवलपर वर्क्स टू एस्टिमेट एंड सेफ्टी जोन, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अभी डेवलपर जो है अगर उसको बोला है कि भाई 3 का 4 महीना है, इसका इट डजेंट मीन्स कि उसको पूरे 4 महीने यूटिलाइज़ करना है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो ही जो 4th मंथ हम लोगों ने बफर या सेफ्टी जोन रखा है उसमें से कोई एक टाइम यूटिलाइज होगा। ओके, सो यहाँ पे वही सेम आपको दिया है, यूजिंग लेटेस्ट स्टार्ट डेट फॉर द एक्टिविटी, कौन से रहेंगे, वो एक्टिविटी आपका कभी चालू हो रहा है, मोस्ट लाइकली कौन सा है, कंफर्ट जोन आपने जो दिया है वो कितना है। तो अगर कंफर्ट जोन में अगर हटा देता हूँ तो एग्जैक्टली कितना कंफर्ट जोन हम लोगों ने रखा है। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी कौन सा बोला है, ए, उसमें पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक 2 शेड्यूल्स तो रहेंगे, मोस्ट लाइकली आपका 6 दिन में वो हो सकता है। पेसिमिस्टिक अगर हम लोग बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे तो उसके हिसाब से 8 दिन या 4 दिन ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना। मिनिमम टाइम 4 दिन का हो सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो 8 to 9 डेज पकड़ो, तो यहाँ पे कंफर्ट जोन हम लोगों ने कितना रखा, 2 डेज का कंफर्ट जोन रखा। जल्दी होगा तो 2 दिन जल्दी हो सकता है, अगर लेट हुआ तो 2 दिन लेट हो सकता है। तो 2 दिन लेट जो होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंफर्ट जोन रख रहे हैं। सेम वे हम लोगों ने सारे एक्टिविटीज़ के लिए सर्टेन कंफर्ट जोन रखे हुए हैं। तो वो हो गया, यहाँ पे आपको सिमिलर एग्जाम्पल दिया हुआ है, और जो ऊपर एग्जाम्पल देगा उसी का यहाँ पे अगेन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो बहुत बार जब अगर आपका वो कंफर्ट जोन यूज़ करने का टाइम आता है, मतलब आपके टास्क जो है वो जो आपने टाइम बताया था उससे ज़्यादा डिले हो गए, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बफर यूज़ करेंगे, और वो बफर के साथ में देन हम लोगों का आगे का टास्क चलेगा, सो दैट हम लोग की चीज़ें जो है वो एज़ पर द टाइम चलते रहे। ओके, ये हो गया एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल टास्क। तो देखो यहाँ पे आपके क्रिटिकल टास्क पे जब अगर हम लोग काम करते हैं तो 3 लेवल्स पे रहते हैं, रेड, ग्रीन एंड एम्बो। मतलब जो हम लोगों ने कंफर्ट जोन रखा है या जो बफर टाइम रखा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, तो क्या होगा, आपने अपना जो कंफर्ट जोन या बफर टाइम है उसका 33% यूज़ किया है, दैट मीन्स आप ग्रीन जोन में हो, मतलब सारी चीज़ें ऑन टाइम चल रहा है और आपका प्रोजेक्ट भी ऑन टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब एम्बर का मतलब क्या हो गया, आपका जो 33% कंफर्ट जोन या बफर जोन का टाइम यूज़ हो रहा था उसमें और 33% आप ऐड कर दो, मतलब टोटल 66% ऑफ योर बफर जोन या कंफर्ट जोन यूज़ करने के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो वो एम्बर जोन में हो गया। एंड रेड जोन का मतलब है 99%, ये 33 ग्रीन के, एम्बर के 33 एंड रेड के 33, दैट इज़ 99% आपका कंफर्ट जोन या बफर जोन का टाइम, एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करके भी आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे वी आर इन अ रेड जोन। तो वो टाइम पे फिर हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपर्ट डेवलपर्स, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स रखेंगे, या फिर समटाइम्स वी माइट ऑल्सो रीनिगोशिएट ऑन द डेडलाइन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, तो वो आपके बफर जोन्स हो गए। सो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में वो जो बफर जोन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए
यहाँ पे उसका सेम एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एंड ये लेक्चर चालू करने के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है बहुत डिटेल में, वो सेम आप यहाँ पे पढ़ लेना। एंड विद दिस वी एंड विद आर चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 जो है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में चालू करूँगा, आज नहीं कर रहा हूँ। सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 7।